हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। सो फ्रेंड्स, in today's video we are going to discuss the important news which has come in the Hindu edition of 2nd June 2022. Some of the news where we have to focus is about GST. Once again, high collections in GST. Then we have also an editorial about GDP number and GVA. So ये दोनों आर्टिकल्स हम कलेक्टिवली पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी और जो इकोनॉमिक सिचुएशन अभी चल रहा है देश में उसके लेके थोड़ा सा हम लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि वेयर वी आर गोइंग गुड और कहाँ पे फोकस करने की एक्चुअली ज़रूरत है इकोनॉमी में इफ़ वी वांट आवर इकोनॉमी टू ग्रो फास्टर बिलो अबव द प्री कोविड लेवल। तो यहाँ पे अगर आप जब देखेंगे टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वन इज़ कॉल्ड एज वी शेप रिकवरी। सो व्हाट हैपेंस इन वी शेप रिकवरी इज़ कि सपोज योर इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, उसके बाद इकोनॉमी में कुछ हुआ, रिसेशन टाइप का कुछ हुआ, योर इकोनॉमी केम डाउन, बट आफ्टर दैट योर इकोनॉमी रिकवर्ड फास्टर एंड अगेन इट स्टार्टेड ग्रोइंग। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड एज वी शेप रिकवरी। द सेकेंड इज के शेप रिकवरी। So in K-shaped recovery, what you have is that you have the some situation like this. Okay, means नीचे आया, ठीक है। उसके बाद ये देखा जाता है कि कुछ सेक्टर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ सेक्टर्स अभी भी डॉर्मेंट स्थिति में हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज के शेप रिकवरी। ओके, नाउ over here in Indian economy, what is happening? There are certain sectors, especially the technology enabled sectors, ed tech sectors, educational technologies, startups, etc. They are having the fastest recovery. पर जो contact intensive and labor intensive sectors है, जैसे कि tourism, hospitality, travel, these sectors they are witnessing decline. अगर हम देखेंगे कि they are still 11.3% below the pre-pandemic level. The second problem in our Indian economy is that though our GDP number is increasing by 3.7% and GVA has also increased, but if we will just see about the private final consumption expenditure, okay, so in economy we have two type of expenditure. One is public expenditure or government expenditure, and the next is private final consumption expenditure, like what we as an individual, what firms they are spending in the or making investment in the economy. तो ये जो होता है ना प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या जिसको आप कहते हो एग्रीगेट डिमांड, इट शोज व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। इट इज़ स्टिल बिलो दी प्री पेंडेमिक लेवल, ठीक है। अब जब तक ये रिकवर नहीं करता तब तक हमको एक सस्टेनेबल रिकवरी नहीं मिल सकती है। ओके, अब इस एग्रीगेट डिमांड या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए देयर इज सर्टन प्री रिक्विजिट्स व्हिच हैज़ टू बी डन इन इकोनॉमी। वन इज इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इज जॉब क्रिएशन। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स which are required to increase the private final consumer expenditure in the economy. So now coming to the news, the GST collections jumped 44% to almost rupees 1.41 lakh crore in May. अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लगता है हम लोग को सुनने में कि GST collections jumped 44% to almost rupees 1.41 lakh crore in May. तो यहाँ पे जो 44% है ना, इसको आप अप्रैल के महीने से कंपेयर मत करना। ये 44% जो इंक्रीज़ है, दिस वी आर कंपेयरिंग फ्रॉम मई 2021, ठीक है ना। सो मई 2021 के कंपैरिजन में इस साल जो जंप है जीएसटी कलेक्शन में, इट इज़ 44%। सो जीएसटी विच इज़ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट हैज़ रोज 44% with receipts from domestic transactions and services imports rising at a matching place, and the goods imports yielded 43% higher taxes। मतलब एक कंपोनेंट बता रहा है, ठीक है। नाउ अगर हम देखेंगे
It is for the fourth time that the GST collection has crossed rupees 1.4 lakh crore mark, ठीक है ना. एंड मार्च अप्रैल मई ये जो 3 महीना है 2022 का, इसमें लगातार 1.4 लाख करोड़ के ऊपर ही GST का रेवेन्यू रहा है. नाउ इफ़ वी कंपेयर इट विद द मंथ ऑफ अप्रैल, तो अगर हम देखेंगे तो अप्रैल में कलेक्शन बहुत ज़्यादा था, कितना, रुपीज़ 1.67 लाख करोड़, और मई में कितना है, इट इज़ 1.4 अराउंड 1.4 लाख करोड़. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो ये हमेशा हर साल का ट्रेंड होता है कि ऑलवेज अप्रैल का जो GST कलेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, और मई का जो GST कलेक्शन होता है वो अप्रैल के कंपैरिजन में मई में कम होता है. बट इफ़ यू विल जस्ट सी, द authorities are saying because the May has recorded 44% increase as compared to last year, so we can see that economy is in a recovery phase. उसके बाद if you will just see the total collections, so GST में components होते हैं, okay, we have central GST, then SGST, state GST and then integrated GST. नाउ अगर हम सेंट्रल GST कलेक्शन देखेंगे, इट इज़ रुपीज़ 25,036 करोड़. स्टेट GST देखेंगे तो 32,001 करोड़. इंटीग्रेटेड GST 73,345 करोड़. ओके, उसके बाद जो GST कंपनसेशन सेस है. नाउ व्हाट इज़ GST कंपनसेशन सेस? GST कंपनसेशन सेस ये ऐसा एक सेस है जो लगाया जाता है सो दैट द फंड विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द GST कंपनसेशन सेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर compensating the states for the loss of revenue due to implementation of GST. तो जब GST इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये एस्टिमेट किया गया था कि द स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो गिविंग सम ऑफ देयर टैक्स विच विल बी इंटीग्रेटेड विद GST. ओके, सो दे विल हैव सर्टेन रेवेन्यू लॉसेस. सो फॉर 5 years they will be given compensation for this revenue loss. So for compensating the states, that is GST compensation cess. सो इट अमाउंटेड, इसमें कलेक्शन कितना हुआ, 10,502 करोड़. नाउ इफ़ द इनडायरेक्ट टैक्स, अब देखो GST इट इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स है, इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, नाउ इन GST इफ़ यू विल जस्ट सी दैट इफ द GST कलेक्शन इज़ वेरी हाई, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना. सो गवर्नमेंट जो है इट कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़ and can provide finance or investment to certain critical sectors which are important for recovery in India. So if you will just see, there are certain states where the revenue growth has was buoyant. So if you will just see that industrial states like Karnataka, Maharashtra and Gujarat, they have seen increase in their revenue by 60, 50 and 46%. सदर्न स्टेट्स में अगर हम देखेंगे तो तमिलनाडु का जो कलेक्शन है इट ग्रू बाय 41%, आंध्र प्रदेश, केरला और तेलंगाना का बाय 47%, 80% एंड 33% रिस्पेक्टिवली. द नेक्स्ट इज़ दिस इज़ अ वन लाइनर न्यूज़, बहुत ज़्यादा नहीं है. इसके बाद हम एडिटोरियल पे जाएंगे एक और इकोनॉमिक न्यूज़ को देखने के लिए. सो वन लाइनर न्यूज़ इज़ कास्ट बेस्ड सेंसस टू बी हेल्ड इन बिहार. तो यहाँ पे बस इसको आप याद रखना कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच इज़ गोइंग टू कंडक्ट कास्ट बेस्ड सेंसस. सो द आंसर इज़ बिहार. द नेक्स्ट अगेन इज़ चॉपी वाटर्स. तो ये जो न्यूज़ है, तो देखिए हमारे पास दो न्यूज़ है. एक तो हमारे पास एक GDP का डेटा आ गया है, GDP और ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है ना. नाउ GDP वी नो दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इट इज़ द फाइनल प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर. नाउ व्हाट इज़ द ग्रॉस वैल्यू एडेड? ग्रॉस वैल्यू एडेड इज़ टोटल आउटपुट कॉस्ट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट. ओके, नॉर्मली ऐसे लेते हैं इसको. इसमें फिर हम क्या करते हैं कि जो टोटल कॉस्ट, कभी कभी हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट जो लेते हैं उसमें हम टैक्सेस को ऐड कर देते हैं और सब्सिडीज़ को
माइनस कर देते हैं, ठीक है। नाउ इफ यू विल जस्ट सी ओवर हियर ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड जीडीपी, इसके कुछ डेटाज आए हुए हैं। सो इफ यू विल जस्ट सी दैट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट इज ग्रोइंग एट 8.7% एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड इट इज ग्रोइंग इन, इट ग्रू बाई 8.1% इन 2021-22, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है ना। So if you will just see what was the figure for 2020-21, तो यहाँ पे देखिए it was 6.6% GDP contraction, ठीक है ना। GDP crash 6.6%, मतलब it is talking about contraction की GDP decreased by -6.6% and GVA by 4.8%. What was the reason? It was COVID-19 lockdown. Okay, now if you will just see कि now if you are seeing, so again the GDP and GVA figures are showing the recovery phase, that we are in the recovery phase, though the increase in GDP is if we compare it from pre-pandemic levels, मतलब 2019-20 का अगर हम बात करें तो वो वाला फाइनेंशियल ईयर, सो इट वाज, उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो अभी जो GDP जो बढ़ा है इट इज़ जस्ट 1.5% एंड GVA हैज़ इंक्रीज बाई 2.9%. Now here there are certain things. Now the government is saying that it is the V-shaped recovery जो हमने बात किया था. Okay, but if you will just see the gross value added from job creating sectors like trade and hotels, it is still 11.3% below 2019-20 level, ठीक है ना। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मेनली, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट ग्रोथ दिखाया है। सो मैन्युफैक्चरिंग हैज़ लिफ्टेड द इंडस्ट्री GVA बाई ग्रोइंग बाई 9.3%. तो यहाँ पे आपको पैटर्न समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे पैटर्न ये है कि GDP और GVA ये दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्री पेंडेमिक लेवल से आगे थोड़े से निकल चुके हैं, बट कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी नेगेटिव ग्रोथ है, लाइक -11.3%। वो कौन कौन से हैं? ट्रेड एंड होटल्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री। बट कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे एकदम बॉयंट ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, तो वो कौन सा सेक्टर रहा? वो रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कितना ग्रोथ रहा इसमें? 9.3%, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हम कुछ देखेंगे तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के भी चैलेंज हैं, जैसे कि लो डिमांड, रिलक्टेंट डिमांड का मतलब लो डिमांड, फिर सप्लाई चेन और इनपुट कॉस्ट वोज, ठीक है ना। अब जैसे कि देखिए मैं आपको सप्लाई चेन के बारे में पढ़ा रहा हूँ। जब कोविड-19 हुआ, ठीक है ना, तो देयर वेर डिसलोकेशन ऑफ सप्लाई चेन, ओके। अब इस डिसलोकेशन ऑफ सप्लाई चेन की वजह से क्या हो गया कि माल आ नहीं पा रहा था, इनपुट्स आ नहीं पा रहे थे। तो अब क्या हुआ कि इनपुट की स्कैरसिटी हो गई, तो अगर किसी भी चीज़ की स्कैरसिटी हो जाएगी तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, तो इससे क्या हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के भी कॉस्ट बढ़ गए, ठीक है ना। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेंगे, डेफिनेटली यू नो दैट इट विल लीड टू इन्फ्लेशन, ओके। नाउ अगेन हियर इफ यू विल जस्ट सी, यहाँ पे हम पहले से जानते हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट सेक्टर, ओके, एंड कंज्यूमर्स, ये काफ़ी कम रहा है। तो ये जो रिकवरी है ये मेनली इट हैज़ बीन पुश्ड बाय गवर्नमेंट्स कैपिटल स्पेंडिंग, ओके। अगर अब हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी कम है। सो इफ यू विल जस्ट सी द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, it grew 7.9% in 2020-22, but it was just ₹1.2 lakh crore और 1.4% over 2019-20, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 7.9% आया था अभी लेटेस्ट फिगर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक बार फिर से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के डेंजर्स बढ़ गए हैं। फॉर एग्जांपल दैट कंजम्पशन ग्रोथ हैज़ स्टेडीली ड्रॉप्ड। इन्फ्लेशन होता है तो लोग खरीदना कम कर देते हैं, सो it has steadily dropped through 2021-22, okay. Price rise, then higher interest rates, it has squeezed the middle class disposable income, ठीक है। The next is safety first. So we are here talking about Nepal.
तो नेपाल में जो एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है कि माउंटेनियस रीजन में एक स्पेशल टाइप का ऑपरेशन होता है फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग. इट इज़ कॉल्ड ए शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग फ्लाइट्स. ठीक है ना. सो जो माउंटेनियस टेरेन में जैसे कि वी कैन नॉट हैव वेरी लैंडी प्लेन्स लाइक वी हैव cannot have lengthy runways like in a plain area. So यहाँ पे क्या होता है कि there is always a special requirement which has to be followed during this stall flight. So those special requirements are well-honed piloting skills, 3D terrain maps of the flight path show, danger lurks in every corner in the form of jagged peaks. Jagged peaks का मतलब एक के बाद एक जो peaks होते हैं, narrow passes and fickle weather. So these are some of the things which are required which has to be taken care of during this stall flight. okay. उसके बाद जो इसकी एक सबसे चैलेंजिंग बात होती है वो ये होती है कि जो स्मॉल अनप्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट होते हैं जो स्टॉल फ्लाइट्स में यूज़ किए जाते हैं, वी डोंट यूज़ ट्रंक फ्लाइट्स और बड़े बड़े फ्लाइट्स. सो इनका जो एक सीलिंग है हाइट का वो है 13,000 फीट एंड दे कैन नॉट रिमेन फॉर एयरबॉर्न more than 30 minutes. If they want to remain airborne more than 30 minutes, that is also about 13,000 feet, then every passenger requires oxygen. उसके बाद यहाँ पे जो flights हैं, it is characterized by 90 degree turn. ठीक है ना, which is like, can you understand this? 90 degree turn in valleys. Okay. And now what has happened is that because of increasing competitive tourism market with various stall operators, there were pressures on the crew from the commercial point of view, and it is saying that commercial stress points such as not having wasted fuel movements and ensuring passenger commitment by pushing the envelope of crucial visual flight rules. So over here there are reports or there are certain findings that not following VFR, that is crucial visual flight rules, is the main cause of accident in Nepal's stall operation. Now over here if you will just see that नेपाल में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं हुए हैं, बट हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट्स और स्टॉल फ्लाइट्स में एक्सीडेंट्स कुछ ज़्यादा ही बढ़े हुए हैं कुछ पिछले कुछ सालों में. So if you will just see the Universal Safety Oversight Audit Program of the International Civil Aviation Organization, which monitors safety oversight obligations by all 93 member states. तो इसमें जो नेपाल का जो स्कोर है, it dropped in this organization and accident investigation. Okay, so Nepal, it needs to scale a crucial summit by working on pending legislation which makes stall operations more safe for the people. Now friends, in this editorial, ठीक है ना, we are talking about community oriented health services. So friend, when we are appearing for CLAT 2022 and other likewise exams, so whenever you are dealing with such topic, जैसे कि अब मैं आपको एक बता रहा हूँ बात, जैसे कि यहाँ पे नेपाल वाले ही उसमें we just got to know about International Civil Aviation Organization. So whenever you find such names, what you have to do is that it is very important for you to practice this. So whenever you are finding any international or national organization, so just go to the website and just find what is its aim or what is its objective, just in one line. Where is the headquarter and who is the current director general or president of this body. That's all. Okay. Now similarly, if you are doing like health over here, तो जब भी हम ऐसे बड़े बड़े इश्यूज को देखते हैं, so there are certain things like, first you should know who is our union health minister. Okay. And then, is there any sustainable development goal related to health? Okay. And if you are talking about this program like ASHA, okay, ठीक है ना. तो अब ऐसे चीज़ों के फुल फॉर्म आप लोगों को पता होने चाहिए. इट हेल्प्स यू इन आंसरिंग द क्वेश्चंस इन CLAT, AILET and other law entrance exams. This is very important. Okay, so for health I can tell you that
It is the Sustainable Development Goal 3, which aims for health for all. Now, recently there was World Mental Health Day. So when was this World Mental Health Day observed? Please write me in the comment box. Now over here we are talking about ASHA. ASHA आप लोग ने बहुत लोग इसका नाम जानते भी होंगे. इसका फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट. There are about 1 million ASHA workers or ASHA volunteers in India, and recently ASHA they have been awarded the Global Health Leaders Award 2022 by the World Health Assembly, 75th World Health Assembly, which was held in Geneva. This World Health Assembly is the assembly of World Health Organization's member. So this award was awarded to them in recognition of the work done by ASHA volunteers during the COVID-19 pandemic, as well as for serving as a link between community and health system. Now this is very important. This whole paragraph gives you the information about award, then it gives you what is ASHA and what is the role of ASHA. So what is the role of ASHA? ASHA is the bridge between community and health. ठीक है ना? And that's why they have been given Global Health Leader Award. Okay, Global Health Leaders Award. So over here, a case for community oriented healthcare services. It is telling that कि हम आशा मॉडल को यूज़ कर सकते हैं because they have shown good outcomes in COVID-19 pandemic and serving as the link between community and health system. So based on ASHA we can produce a community based health system. जैसे कि देखिए different type of health system होता है, जैसे कि one which is led by insurance policy, ठीक है, one which is led by community based, okay, like that. Then we can train ASHA which can at least guide the people in the community to access the health service at appropriate level. ठीक है ना? Now read this article to find out the myriad roles played by ASHA. Now we will come to the history of this program, which is important. Now see over here, India launched the ASHA program in 2005-2006 as the part of the National Rural Health Mission. Okay, so initially it was rolled out for rural areas. With the launch of National Urban Health Mission in 2013, it was extended to urban settings as well. ठीक है ना? So this paragraph is very important to know the history of ASHA. Now every ASHA woman, okay, they work with nearly 1000 people in rural and 2000 people in urban areas. Now what is the core of ASHA program? It is to build the capacity of community members in taking care of their own health and being partners in health services. Now if you will just see that there are certain learnings from which the ASHA program or community oriented health service program was inspired. So if you will just see, the ASHA program was inspired from the learnings from two past initiatives, one from the late 1970s and the other from the early 2000s. So if you will just see, in 1970 there was the World Health Organization monograph titled Health by the People, and then in 1978 there was International Conference on Primary Health Care in Alma-Ata, which is now in Kazakhstan. So they gave emphasis for countries recruiting community health workers to strengthen the primary health care services, okay, based on participation and people-centric programs. So many countries launched this program, okay, means that community health worker programs under different names, and in India they were called community health volunteers. But again, after this new missions were passed, National Rural Health Mission, they were called as ASHA. Okay, so ASHA program came from Mitanim. एक प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में था, Mitanim, which means female friend in छत्तीसगढ़, Mitanim.
So the Mitanin, which was launched by Chhattisgarh in May 2022, they were all female volunteers available for every 50 households and 250 people. So public health experts and civil society organizations, they had first hand experience in developing and designing the Mitanin program and developing the ASHA program. Okay. Now there are certain challenges. Okay, so if you will just see, challenges तो हर जगह पे होते हैं, तो आशा में भी कुछ challenges हैं, बट उसको हम वर्कआउट कर सकते हैं. So एग्जाम्पल, जो न्यूली अपॉइंटेड आशा होती हैं वो स्ट्रगल करती हैं फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद इन द विलेज एंड हेल्थ सिस्टम, especially with Anganwadi workers and auxiliary nurse midwife, as well as with the panchayat representatives and influential community members at the village level. Okay, so what happened that it resulted in all women partnership, or AAA, ASHA, AWW and ANM. These are the three frontline functionaries at the village level. They work together to facilitate health and nutrition service delivery to the community. अब देखिए कुछ सैलरीज की बात है. Among the AAA, आशाज are the only ones who do not have a fixed सैलरी. ठीक है ना. वी हैव ट्रिपल ए. तो ट्रिपल ए में देखिए कौन कौन है. ट्रिपल ए में वी हैव आशा, AWW एंड ANM. तो हु आर वर्किंग टुगेदर. इसमें से आशा एक ऐसी चीज़ है दैट दे डोंट हैव फिक्स सैलरी, दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटी फॉर करियर प्रोग्रेशन, एंड दो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स आर सप्लीमेंटेड बाय अ फिक्स्ड अमाउंट इन अ फ्यू इंडियन स्टेट्स, but the total payment remains to be low. Now if you will just see that this global recognition that they have got the award, it can be used as an opportunity to review the program. The next is capacity building and career progression for ASHA to make them cadres such as ANM, public health nurse and community health officers should be opened. Then we should extend the benefits of social sector services including health insurance for ASHA families. The next is that ASHA programs, okay, there should be an independent and external review of the program. Then there must be regularization of temporary posts in the National Health Mission and making ASHA permanent government employees. The next is aborting the right to choice. तो ये थोड़ा सा आप लोग को जानना ज़रूरी है. So यहाँ पे एक ड्राफ्ट ओपिनियन लीक हुआ था पॉलिटिको में, that the Supreme Court of the United States privately voted to strike down the landmark Roe versus Wade judgment, where the court ruled that a pregnant woman can choose to have an abortion. Okay, तो यहाँ पे 2018 में एक अपॉइंटमेंट हुआ एक जज का, ब्रेट कैवेनॉग, by then President Donald Trump, who pushed the court to a conservative majority. Now if Roe versus Wade judgment is overturned, so there will be more than 25 states that would be affected, leading to judicial battle at state levels. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोला गया है कि यूएस जैसी कंट्री जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशो कल्चरल और रिलीजियस व्यू बहुत मतलब जहाँ पे सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, तो भी वहाँ पे सोशो कल्चरल रिलीजियस व्यूज कैरी सिग्निफिकेंट वेट. नाउ फ्रेंड्स, इंडस वाटर ट्रीटी, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था. मैं इसका एक रिवीजन आपको करा देता हूँ. सो व्हेन आवर कंट्री गॉट पार्टीशन, सो देयर वाज फियर इन पाकिस्तान दैट मेजर रिवर्स विच आर फ्लोइंग इन पाकिस्तान लाइक इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ओके, दे हैव देयर सोर्सेस इन इंडिया. तो एक फियर था पाकिस्तान में कि इंडिया जब चाहे पाकिस्तान के लिए पानी रोक सकता है. तो वर्ल्ड बैंक ने एक डील ब्रोकर किया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, विच इज़ कॉल्ड एज इंडस वाटर ट्रीटी 1960. ठीक है.
Now this treaty divides Indus into three: western rivers and western and eastern rivers. वेस्टर्न रिवर्स में आता है आपका इंडस, झेलम, चेनाब. ईस्टर्न में आपका बाकी सब रवि, ब्यास एंड सतलज. ठीक है ना. तो इंडिया का इस पे एक्सक्लूसिव राइट है, पाकिस्तान का इस बॉर्डर पे राइट है, बट इंडिया हैज़ राइट फॉर नॉन कंजम्पटिव यूज़. जैसे नॉन कंजम्पटिव में लाइक इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये सब इंडिया बिल्ड कर सकता है. The next is there is a campaign to increase the vaccine coverage of COVID-19. It is called as Har Ghar Dastak. Har Ghar Dastak. So Har Ghar Dastak, a door-to-door campaign 2. It was launched by the Union Ministry of Health and Family Welfare for expediting COVID-19 vaccine coverage by including all eligible beneficiaries to door-to-door campaign. इसमें देखिए फोकस क्या क्या है. फोकस है ओल्ड एज होम, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, प्रिजन्स एंड ब्रिक किल्स. द नेक्स्ट इज फ्रॉम फॉरेन अफेयर्स. वी जस्ट हैव वन न्यूज़ टू फॉलो, दैट इज US to send advanced rockets to Ukraine. So the Biden administration is going to send Ukraine a small number of high-tech medium-range rocket system. It is a critical weapon जो यूक्रेनियन लीडर्स को चाहिए था फॉर फाइटिंग अगेंस्ट रशियन. और यहाँ पे यूएस ने एक बात बोली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला तो ये कि जो रॉकेट सिस्टम है ये तो पार्ट है $700 million ट्रांची ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंस फॉर यूक्रेन फ्रॉम द यूएस. It includes helicopters, javelin, anti-tank weapon system, tactical vehicles, spare parts. Okay, but over here the US has said that US is not going to send Ukraine any rocket system that can strike into Russia. Okay, and they generally whatever rocket system will be sent to Ukraine, it will travel only about 70 kilometers. So Ukrainians, they have assured the US officials that they will not fire rockets into Russian territory. So यहाँ पे यूक्रेन ने कहा है कि they just want to fire, they don't want to fire beyond its border. Okay, but it is certainly going to help Kyiv in fighting in Donbas region, which is the eastern region of Ukraine. ठीक है ना. एंड 2014 यहाँ दिस इज द रीजन विच इज इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन इनहैबिटेड बाय रशियन एथनिक minorities. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.